की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट वेल हॉस्पिटल के पास वैशाली नगर अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य जो कि साप्ताहिक रूप से आपके यहाँ लाइव चलता है, इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। अभिनंदन। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के दर्शकों का विशेष अभिनंदन। हम इस कार्यक्रम के भीतर आज जानेंगे सर्दी के लिए जो योग होते हैं, सर्दी में जो रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए क्या क्या योग और घरेलू प्रयोग हो सकते हैं। और उसके अलावा सूर्य नमस्कार जो लोग समर्थ नहीं है खड़े होने में, अगर खड़े होकर के तो हमने जाना था, अब खड़े होकर के करने में कोई समर्थ ही नहीं है, कोई लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते, असमर्थ है खड़े होकर के सूर्य नमस्कार को करने में, तो वो लोग कैसे करें? क्या सूर्य नमस्कार नहीं करें? बिल्कुल करें। सूर्य नमस्कार एक विशेष उपयोगी व्यायाम है। आसनों का बहुत आवश्यक ऐसा समूह है जिस समूह को रोज हमें करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के मंत्र भी हमने कई दर्शकों ने हमसे पूछे, तो सूर्य नमस्कार के मंत्र भी आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। और इस ऋतु में हमें क्या क्या लेना चाहिए। शिशिर ऋतु चल रही है, तो इसमें आहार में क्या क्या लेना चाहिए। तो आहार में सबसे पहले हमें घी, मक्खन, तेल, इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए अपने भोजन में। और दूध और चावल की जो बनी हुई खीर होती है, वो उड़द की खीर और मिश्री, रबड़ी, मलाई और भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो आपकी अभी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको। आप स्क्रीन पर देखें, आपके स्क्रीन पर अभी स्क्रॉल के रूप में नीचे चल रहा है, आप इनको देखेंगे। अंकुरित अन्न, मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, इस प्रकार से दलिया, गन्ने का रस अगर यदि मिल सकता है, क्योंकि सभी प्रदेशों में मिलता नहीं है अभी गन्ना, कुछ कुछ प्रदेशों में मिलता है। राजस्थान के आधे हिस्से में गन्ने मिलते हैं, आधे हिस्से में नहीं मिलते हैं। और मतलब ठंडे अगर दूध में हम यदि शहद लेंगे तो इस ऋतु के अनुकूल है, पौष्टिक होता है। गेहूं, उड़द और चने की रोटी। और उसके अलावा सब्जियों में यदि अन्नों में कॉर्नफ्लेक्स और पुराने चावल ले सकते हैं। और सब्जियों में मेथी, पालक, बथुआ, सरसों आदि आदि ये सब सब्जियां यदि हम लेंगे तो हमारी इस शिशिर ऋतु में हम स्वस्थ रह पाएंगे। शिशिर ऋतु के रोग नहीं होंगे, सर्दी के रोग नहीं होंगे। सूर्य नमस्कार के मंत्रों को भी हमारे कुछ दर्शकों ने पूछा था, तो आज स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया। आप जो भी चाहे मित्र लोग वे इसका स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आपको यहाँ बोल करके भी बता रहे हैं। सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं होती है, हमने खड़े खड़े जानी थी। भूमि नमस्कार की भी 16 क्रियाएं होती है, हमने खड़े खड़े और बैठे बैठे जानी थी। लेकिन आज जो लोग समर्थ नहीं है खड़े होकर के इन क्रियाओं को करने में, तो हम आज बैठे बैठे भी करा रहे हैं और कुछ मंत्र भी जो जानना चाहते हैं उनके लिए मंत्र भी बता रहे हैं। तो 12 मंत्र होते हैं। तो पहला मंत्र होता है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से ये 8 मंत्र हमने
कहे। फिर 9वें मंत्र से हमने आदित्याय, सवित्रे और उसके बाद अर्काय और अंतिम मंत्र हमने कहा जिसको हम कहते हैं भास्कराय। सर्दियों के लिए प्राणायाम कौन कौन से होते हैं, तो प्राणायामों के भी नाम आपको बताएंगे, अभी करके भी बताएंगे। सर्दियों में सूर्यांग प्राणायाम या सूर्य भेदी प्राणायाम हम कर सकते हैं, करना चाहिए, रोज करना चाहिए। कानों की और कफ की बहुत समस्या, नाक की हो जाती है तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक उज्जाई प्राणायाम। शोधन क्रिया में जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया, घृत नेति, तेल नेति, दुग्ध नेति आदि आदि क्रियाओं को हम सर्दियों के शिशिर ऋतु में कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे कि हमें सर्दियों के रोग नहीं हो और अगर है तो वो ठीक हो जाए, बिल्कुल ओके हो जाए। ये आपको कुछ बताई थियोरेटिकल चीजें। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल की। थ्योरेटिकल चीजें इसलिए बताई क्योंकि थ्योरी बहुत आवश्यक होती है प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल हमारा अच्छा हो जाए। तो जिसको सूर्य नमस्कार कुर्सी पर करना है तो वे लोग अपनी कुर्सी, मैं आपको साइड पोस्चर से भी दिखा रहा हूं और फिर फ्रंट पोस्चर से भी दिखाएंगे। इस प्रकार से हम कुर्सी पर बैठ जाए, कहीं ऐसे नहीं बैठ जाए, ऐसे बैठेंगे तो नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाए, गर्दन को, कमर को बिल्कुल ऐसे सीधा रख के सामने की ओर दृष्टि, 12 की गिनती के साथ हम इसको करेंगे। पैरों को इसमें बिल्कुल मिला देते हैं, बिल्कुल पास में रहते हैं, ऐसे दूर दूर नहीं रहते, पैरों को पास में रखें। जैसे खड़े खड़े सूर्य नमस्कार करते समय पैर पास में होते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे पहला अभ्यास कर रहे हैं। पहले अभ्यास में बिल्कुल हम सामने सीधा देखते हुए, शरीर तना हुआ, सामने को देखता हुआ। ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग खड़े होने में समर्थ नहीं है, ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, और जिनको डॉक्टरी सलाह के आधार पर खड़े होकर व्यायाम करने की मनाही है, अथवा उनका शरीर में कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें खड़े खड़े अभ्यास करने की में बहुत समस्या आती है, इसीलिए उन लोगों के लिए है। बाकी जो खड़े होकर कर सकते हैं उन सबको खड़े होकर के ही करना है। ये आपको विशेष कुछ बात बताई। तो ये एक श्वास पूरा भर के, 2 श्वास पूरा बाहर, 3 श्वास भरे। इस पैर को ऊपर रख ले, 4 नंबर के अभ्यास में इसको ऊपर रख ले, श्वास अंदर भरा होगा और इसको और इससे वक्षस्थल से लगाने का प्रयास करें। श्वास अंदर कभी खींच करके इसको ऊपर करें। ये 4 श्वास बाहर, दूसरे पैर से हम ऐसे घुटने को मोड़कर पास में लाएं, श्वास को बाहर करें और ठोड़ी को आगे लाएं, घुटने से स्पर्श कराएं। ये 5 श्वास बाहर। इसमें 6 में भी श्वास बाहर होगा। ये ऐसे ऐसे हाथ रख ले, ऐसे रिलैक्स, थोड़ा होल्ड करें, श्वास बाहर है। इसमें 7 श्वास पूरा भर के उत्तान हस्तासन या हस्तोत्तानासन, और श्वास बाहर 8 9 फिर से वही चौथा अभ्यास दोहराएंगे इस 9 में। श्वास पूरा भरें, 10 श्वास बाहर, 11 है श्वास भर के, 12 श्वास बाहर, रिलैक्स। ऐसे परपेंडिकुलर पैरों को रखें, मतलब बिल्कुल समकोण की स्थिति में। आपको दिख रहे हैं समकोण कैसे रखे, ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ऐसे ऐसे नहीं रखने, बिल्कुल मिला। विधि पूर्वक करेंगे तो लाभ होगा, विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। अब हम जानेंगे इस दिशा से भी, एक बार देख लें। वैसे साइड पोस्टर का मतलब एक ही तरह से हमने यदि देख लिया तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ठीक ढंग से आपको दूसरे ओर से भी दिख जाएगा। उसी प्रकार से हमने रखा है कुर्सी को, जिस प्रकार से पहले रखा था। दोनों पैरों को मिला लिया, श्वास पूरा भर के, ये पहला सामान्य है श्वासें। दूसरे में श्वास पूरा भर के हाथ ऐसे पीछे, 2
श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर, ये 7 था श्वास अंदर में, और श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। ये हमारा सूर्य नमस्कार के 2 अभ्यास हमने सीख लिए। 12 अभ्यासों के 2 चक्र हमने कर लिए, मतलब वही था, केवल आपको पार्श्व यानी साइड चेंज करके दिखाया। एक बार फिर देख रहे हैं। एक श्वास पूरा भर के 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरे 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। इसी अभ्यास को हम अब सामने से देखेंगे। सूर्य नमस्कार का कुर्सी पर अभ्यास, या फिर कुर्सी पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 3 बार हमने देखा, अब चौथी बार में अब हम सामने से देखने जाए। 1, श्वास पूरा भरें 2, श्वास बाहर 3, घुटनों से थोड़ी लग जाए, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, बाएं पैर से श्वास बाहर रखे 6, बिल्कुल सीधा कर लें पैर, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, दायां पैर ऊपर, राइट लेग ऊपर, श्वास पूरा भर के, श्वास बाहर, बायां पैर ऊपर, लेकिन कितना, थोड़ी लग जाए इतना, श्वास बाहर होगा। ये 10 हुए, 11 है और 12। फिर से देख लेते हैं, हम गति पूर्वक देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से साइड पोस्चर को देखें। साइड पोस्चर में एक बार फिर से हम देख रहे हैं सूर्य नमस्कार। पहले मंत्र को हम कहते हैं ओम मित्राय नमः, दूसरा मंत्र ओम रवये नमः, तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः, चौथा मंत्र ओम भानवे नमः, पांचवा मंत्र ओम खगाय नमः,
छठा मंत्र ओम पूषणे नमः। सातवां मंत्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां मंत्र ओम मरीचये नमः। नवां मंत्र ओम आदित्याय नमः। 10वां मंत्र ओम सवित्रे नमः। 11वां मंत्र ओम अर्काय नमः। 12वां मंत्र ओम भास्कराय नमः। यदि आप मंत्र के साथ ना भी करना चाहे तो भी कोई बात नहीं, मंत्र के साथ करेंगे सूर्य के पर्यायवाची हैं, भगवान सूर्य की आराधना भी साथ साथ होती रहेगी। दूसरा काम इसमें यह होता है कि आप गिनती के साथ याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप मंत्र के साथ याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने अभ्यास हो गए। ये पता होगा कि 7 नंबर पर हिरण्यगर्भाय है, ये पता होगा कि 9 नंबर पर आदित्य यानी कि 9 अभ्यास हो गए, ये पता होगा कि 11 नंबर पर अर्काय नमः है, ये पता होगा कि 3 नंबर पर सूर्याय है, ये पता होगा कि 6 नंबर पर पूषणे नमः है। ये सब जब पता होगा तो आपको गिनती भूलेंगे नहीं कभी। आप 12 अभ्यास यदि रोज कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता लगता जाएगा कि इतनी गिनती हो गई, इतनी गिनती हो गई। तो गिनती के बजाय मंत्र से आप अनुमान लगा लेंगे कि इतने इतने मंत्र हो गए, तो इतने अभ्यास हो चुके हैं। फिर से देख रहे हैं एक बार। एक इसमें अब श्वास का नियमन भी समझा रहे हैं। जैसे खड़े खड़े में श्वास का नियमन था, वैसे ही बैठे बैठे में भी श्वास का नियमन है। तो एक में श्वासें सामान्य होती हैं, 2 में जाने से पहले ही श्वासें भर ली जाती है, 3 में आने से पहले ही श्वास बाहर, 4 में आने से पहले श्वास भरे। दायां पैर राइट लेग को ऐसे ऊपर, घुटने को भी ऊपर छाती से लगाएं और गर्दन ऊपर, श्वास अंदर खींच कर रखें। ये हुआ 4। 5 दूसरे वाले पैर को लेकर आए, श्वास बाहर, थोड़ी को लगाए घुटने से, जैसे पवन मुक्तासन में हम लगाते हैं। 6 में श्वास बाहर रखें, 7 में श्वास भरें, 8 में श्वास बाहर, 9 में श्वास भरें, दायां पैर ऊपर लाए, 10 में श्वास बाहर, बायां पैर ऊपर लाए, श्वास बाहर, थोड़ी लगाए, 11 में श्वास भर के ऊपर खींचे शरीर को, हस्तोत्तानासन। 12 में श्वास बाहर और सामान्य करें। अब केवल श्वास के नियमन के साथ बता रहे हैं, विधि तो आपको इतनी बार बता दी, अंतिम अभ्यास बता रहे, केवल श्वास का नियमन। 1 श्वास से सामान्य, 2 श्वास भर के 2, श्वास बाहर छोड़कर 3, श्वास भर के 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर 6, श्वास भरे 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरे 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरे 11, श्वास बाहर 12। ये हमारा अभ्यास हुआ सूर्य नमस्कार, कुर्सी पर सूर्य नमस्कार, बैठे बैठे सूर्य नमस्कार। एक अंतिम बार केवल गिनती के साथ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
विश्राम। इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को किया। इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास को हम प्रतिदिन कई कई बार 10-10, 15-15 बार यदि करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी समस्याओं, शारीरिक मानसिक समस्याओं से बचे हुए रहेंगे। तो इसीलिए आज हमने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में क्या जाना, सर्दियों के आहार विहार के साथ कुर्सी पर बैठ करके सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए, इस प्रकार से हमने जाना। ये कार्यक्रम में हम अभी और भी जूम कर दो थोड़ा, तो आगे कुछ हमारे दर्शकों के जो प्रश्न थे, सर्दियों के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो आप लोगों के दर्शकों के प्रश्न हैं ये इतने सारे। इन प्रश्नों के साथ ही हम प्राणायाम को भी सीखते जाएंगे, इन समस्याओं का भी निराकरण हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे दर्शकों का था कि सर्दियों में इतने सारे रोग होते हैं, इनमें हाइपोथर्मिया नाम की परेशानी बहुत ज्यादा आती है। हाइपोथर्मिया से कैसे बचें? हाइपोथर्मिया का मतलब होता है तापमान। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। तो तापमान यदि हमारा कम हो जाए शरीर का तो हम कैसे बचें? दूसरा प्रश्न था कि जिसको कहते हैं सर्दी बहुत ज्यादा लगती है कुछ लोगों को, उनके साथ क्या किया जाए? तो उनके साथ एक ही काम किया जाए, उनके लिए सुहागा, वो बड़ा अमृत का काम करता है सुहागा। तो सुहागे को पीस करके अपने घर में रखें। आधा ग्राम सुहागा गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर में और शाम को, ये 3 समय यदि हम आधा ग्राम सुहागा पिसा हुआ, जिसको सर्दी ज्यादा लगती है उसको दें तो उसकी सर्दी का निराकरण हो जाए। एक प्रश्न आया कि एड़ियां फटती हैं तो क्या किया जाए? एड़ियां फटने की दवाई हम घर में बना सकते हैं। पहला जिनको ज्यादा परेशानी है तो वे लोग मोजे पहन कर रखें, नंगे पांव चलेंगे, सही ख्याल नहीं रखेंगे पैरों का तो निश्चित रूप से सर्दियों में एड़ियां फटना बहुत आम बात है। फिर भी हम कैसे ठीक हो जाएं, कैसे ठीक करें इसको? तो ठीक करने के लिए हमारे पास मोम, घर में घी होता है, बाजार से मोम मिल जाता है, मोम जो मोमबत्ती जिससे बनती है। एक राल मिल जाती है, पंसारी के पास जाएंगे तो राल भी मिल जाएगी और मोम भी मिल जाएगा। और देशी घी हमारे घर में होता है, तो मोम को थोड़ा पिघला करके, ये मोम है, ये आराम से पिघलने में आ जाता है, टूट भी जाता है ऐसे आराम से। और ये राल है, ये भी पंसारी के पास मिल जाती है। राल और मोम, ये दोनों को थोड़ा सा पिघला करके गरम गरम घी में, ये भी देखो ऐसे टूट जाती है, आराम से टूट जाती है, ये टूट गई। तो ये राल हो गई और एक ये मोम हो गया, ये भी आराम से टूट जाता है। इसको देशी घी में गर्म करें, दोनों को थोड़ा कूट करके देशी घी में डाल दें और डालने के बाद ये पिघल जाएंगे। जैसे ही पिघल जाएंगे तो इनका एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप लें और फटी हुई एड़ियों में, बीमारी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, फटी हुई एड़ियां फटना, ये कैसे ठीक हो जाए? तो ठीक हो जाएगी इस पेस्ट को लगाने से 5-7 दिनों में, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर बता रहा हूं इस प्रयोग को, घरेलू योग है ये। घी में गर्म करें मूंग को और राल को, ये दोनों चीजों को गर्म करके इनको एक पेस्ट की तरह से बना लेने और थोड़ा सा घी डालें, ज्यादा नहीं। इसको पेस्ट को आप फटी हुई एड़ियों पे ऐसे भर देंगे। फटे हुए एड़ियों के अलावा भी यहाँ ऊपर भी फट जाता है पैर हमारा, तो ये पूरे में आप भर देंगे तो आपकी एड़ियां फटी हुई या फिर पैरों में कहीं पर भी कहीं दरारें आ चुकी हैं तो ये सब ठीक हो जाएगी।
बिना किसी औषधि के आप अपने फटे हुए पैरों को या दरारों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जिसको सर्दी ज्यादा लगती है वे लोग क्या करें, तो बाजार में ये अंजीर मिल जाते हैं, काले काले अंजीर बाजार में मिलते हैं और एक अच्छे उजले उजले मिलते हैं। तो ये अंजीर को बाजार से ले आए, अंजीर को आप चबा चबा के खाएं, 2 से 3 अंजीर प्रतिदिन प्रति रात्रि को ऐसे चबा चबा के खाएं। आपको ठंड नहीं लगेगी या कम लगेगी, आपका नया खून बन जाएगा, आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपके एनीमिया की प्रॉब्लम, खून की कमी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपके हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं वो रक्ताभिवर्धन जिसको करना कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी ठीक हो जाएगी और रक्ताभिवर्धन होगा, यानी कि खून की वृद्धि होगी। खून में जो आभ है उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और हमारा पेट सही रहेगा। अंजीर खाते ही तुरंत ही 5-7-10 घंटों में पेट अच्छा साफ हो जाता है। तो अकेले अंजीर से इतने सारे लाभ हैं, पेट ठीक हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे, खून में चमक बढ़ जाएगी, आभा बढ़ जाएगी, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ना, खून की कमी पूरी हो जाएगी। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं अकेले अंजीर से। तो आप सर्दियों में अंजीर खाएं, अंजीर को अपने सर्दियों के 4 महीने के मेवे में शामिल करें। आपको ये नाश्ता ही करना है, एक तरह समझ लो कि रोज अपने को अंजीर खाने हैं। इसको शुगर पेशेंट भी खा सकता है। सर्दियों में शुगर को कंट्रोल कैसे करें, एक प्रश्न था एक दर्शक का। तो बाजार में या फिर कई घरों में भी आपको सदाबहार का फूल मिल जाएगा, सदाबहार का पौधा, सदा सुहागन भी लोग इसको सदा सुहागन के नाम से भी जानते हैं। तो उस सदा सुहागन या सदाबहार के पौधे को ले आए, उसमें से फूल ले लेने 5, क्योंकि समस्या क्या आती है मैं बताऊं आपको प्रैक्टिकली। सर्दियों में भूख लगती ज्यादा और लोग खाते हैं उसमें मूंग का हलवा, और कुछ लोग खाते हैं दाल का, जिसको अपन मूंग की दाल का हलवा और एक गाजर का हलवा कहते हैं। मीठी चीजें बहुत खा लेते हैं और उससे शुगर हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज प्रतिदिन 5 फूल सदाबहार के खाएं। तो थोड़ा सा मीठा खाएंगे तो चल जाएगा, आपकी डायबिटीज बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल रहेगी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। तो डायबिटीज का सबसे बढ़िया उपाय आपको बताया, सदाबहार के फूल चबाएं, कच्चे चबाएं, सुबह खाली पेट चबाएं। दूसरा तरीका इसका डायबिटीज को क्योर या अच्छा रखने का, योग में आपको मंडूकासन, कपालभाति और योग मुद्रासन, और प्राणायामों में भी बहुत सारे प्राणायाम हम आपको बताते हैं। कई बार एक तो पूरा मधुमेह का, डायबिटीज का एक पूरा कार्यक्रम ही 1 घंटे का बना रखा है, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर का। फिर भी किसी को संशय हो और इस संबंध में जानने की इच्छा हो तो आप इसी स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे तो आपको पूरी श्रृंखला मिलेगी। योग व स्वास्थ्य के अलग अलग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग कार्यक्रम होंगे, उसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए योग पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम है, उसको देखिएगा। डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कैसे ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज की दवाई लेते लेते ऐसा होता है, अंग्रेजी दवाई बहुत लेते हैं लोग, एलोपैथ की दवाई लेते हैं, भी मेरी डायबिटीज कंट्रोल है, 1 गोली ले ली, 2 गोली ले ली, डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, उसको लगता है कंट्रोल हो रही, कंट्रोल नहीं होती, वो मेंटेन हो रही होती है। तो आपको क्या करना है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, नहीं तो डायबिटीज की दवाई हमारे को किडनी पर बड़ा खतरनाक इफेक्ट डालती है और हमारी किडनी खराब हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो बाजार की पंसारी की दुकान पर जाएंगे, उसको बोलिएगा गोखरू दे दो, गोखरू। बाजार से गोखरू नाम की जड़ी बूटी आप ले आए, उस गोखरू को आधी मुट्ठी आप पानी में डालें
और 1 गिलास पानी डाल दें। 1 गिलास पानी में आधी मुट्ठी डाल दें। 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं आप आधी मुट्ठी के साथ। तो उस 1.5 गिलास को आप गर्म करते जाएं उस गोखरू में, जब तक वो आधा न रह जाए पानी तब तक गर्म करते जाएं। फिर इस गोखरू के पानी को आप पी जाएं। जिनको डायबिटीज है उनकी किडनी कभी खराब नहीं होगी, आप कोई सी भी दवाई ले रहे हैं। पहले तो दवाई लेनी ही क्यों, क्योंकि योग व स्वास्थ्य हमने ये श्रृंखला चलाई है। इस योग से हमारा स्वास्थ्य बढ़े कैसे, तो बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा है तभी होगा जब हम रोज योगाभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास करें, निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और फिर भी कोई लोग अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर गोखरू का पानी प्रतिदिन की पिए। महीने में 15 दिन तक आप गोखरू का पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से एक कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पीना, बहुत सारा नहीं, है ना। 1-1.5 कप पी लिया, इससे अब आपकी किडनी अच्छी रहेगी। और जो लोग पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, वे लोग अपनी किडनी को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने गुर्दों को, अपने वृक्कों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें, वे भी गोखरू का पानी प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 बार पिया करें। ये हुआ हमारी किडनी को अच्छा रखने का योग। किडनी को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हमने जाना गोखरू का सेवन। अब हम एक प्राणायाम को सीख रहे हैं, उस प्राणायाम का नाम है सूर्यांग प्राणायाम। उस प्राणायाम का नाम है सूर्यांग प्राणायाम। इसका नाम सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं इसको, और सूर्य भेदन प्राणायाम भी कहते हैं, और सूर्यांग प्राणायाम। तो है ये सर्दी का विशेष प्राणायाम है, सर्दी में किए जाने वाली विशेष क्रिया है। तो इसको हम जान रहे हैं। श्वास को इसमें दाईं नासिका से भरा जाता है, क्योंकि दायां स्वर हमारा सूर्य का होता है। राइट जो हमारा ये जो नासिका का छिद्र है, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और ये बायां वाला ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। अभी ठंडक बहुत है, अभी मौसम में बादल भी छाए हुए आपको दिख रहे हैं, इतने सारे बादल हैं और मौसम बहुत ठंडा हो रखा। तो इस सर्दी के मौसम में अपने अंदर गर्मी कैसे पैदा करें, आपके भीतर का हीटर कैसे चले? क्या योग में इतनी शक्ति नहीं? बिल्कुल है। आपको वह क्रिया पता होनी चाहिए। वह क्रिया कौन सी है? वह है सूर्यांग प्राणायाम की क्रिया। तो बाईं नासिका को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, यानी श्वास को अंदर खींचेंगे दाईं नासिका से, राइट से। श्वास हमने अंदर भरा, अंदर ही रोका, मलमूत्र के द्वार को अंदर हमने खींचा, एनस को लॉक किया, इसका मतलब ये होता है, और इससे मूल बंद लग जाता है। ठोड़ी को यहां कंठकूप से लगाया, इससे उड्डयन बंद लग जाता है, इससे जालंधर बंद लग जाता है, क्षमा कीजिए, जालंधर बंद लगता है। तो मूल बंद और जालंधर बंद के साथ कुंभक करें। थोड़ी देर रोकें, उसके बाद दाईं नासिका को, राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ दें। ऐसे सूर्यांग प्राणायाम करें। फिर से आपके सामने विधि कह रहा हूं। इसमें दाईं नासिका से श्वास भर ली जाती है, अंदर रोक ली जाती है, मूल बंद लगाया जाता है, मलमूत्र के द्वार को अंदर संकुचित किया जाता है, खींचा जाता है, इसको कहते हैं मूल बंद, एनस लॉक करना। और फिर ठोड़ी को ऐसे कंठकूप से लगाया जाता है, इसको कहते हैं जालंधर बंद, चिन लॉक करना। तो ये दोनों बंद लगाएंगे तो इन दोनों बंदों के साथ श्वास को भी अंदर रोक के रखना है, यथा सामर्थ्य रोकना है। और जब सामर्थ्य पूरा हो जाए, घबराहट होने लगे, तो राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार कर रहे हैं आप, इसमें चाहे तो सिद्धासन भी लगा सकते हैं। इस एक एड़ी को हम अपने मलमूत्र के द्वार के भीतर, बीचों बीच में खाली जगह होती है, वहां पर इस एड़ी को फिट कर देंगे, लगा देंगे, और फिर दूसरे वाले पैर को ऐसे फंसा देंगे,
टकने पर टकना ऐसे लग जाएगा। इस तरह से ये इधर फिट हो गया। इस फिट वाले पैर को यहां से बीच में से ऐसे निकालें, इसको हम कहते हैं सिद्धासन। इस सिद्धासन में जब हम बैठते हैं तो हमारा मूल बंध लग जाता है या लगने में सहायक होता है। श्वास को दाईं नासिका से राइट से इनहेल करें, खींचें, अंदर भरे, अंदर रोक लें, मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, थोड़ी देर रोकें। उसके बाद दाएं को बंद करें और बाएं से बाहर छोड़ें। दोनों बंदों को भी छोड़ दिया, मूल बंद को और जालंधर बंद को, रिलैक्स हो गए। इस प्रकार से यदि हम करेंगे निश्चित रूप से हमारे को शरीर में गर्मी पैदा होगी। थोड़ा इस पैर को भी और आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। गर्मी पैदा होगी निश्चित रूप से और हम सर्दी से धीरे धीरे बचेंगे। हमारे कुछ दर्शकों के प्रश्न है तो वो पूछ रहे हैं, एड़ियों के फटे होने का उपाय आपको बता दिया। रूसी हो जाती है सर्दी में तो गर्म पानी अगर सिर में डालेंगे तो सिर की त्वचा उखड़ उखड़ के ऊपर आएगी और आएगी तो वो रूसी का रूप लेगी और रूसी आपकी पैदा हो जाएगी। उसके ठीक करने का फिर आपको कोई उपाय नहीं लगेगा। आप केमिकल वाले शैम्पू लगाएंगे और केमिकल वाले शैम्पू से आपके बालों की जड़ें खराब हो जाएंगी। आपके बालों की जड़ें जब खराब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बाल जड़ते जाएंगे और जड़ते 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 आपके बाल काफी कम हो जाएंगे, वो आपकी सुंदरता कम हो जाएगी फिर। तो इसीलिए आपके बाल अच्छे रखने हैं, अच्छे ढंग से आपके बाल पूरे बने रहें आपके सिर में और अच्छे प्राकृतिक रूप से सुंदर भी बने रहे, घने भी बने रहे। तो इसीलिए रूसी ना होने दें। रूसी, और पहली बात तो गर्म पानी से सिर को ना धोएं। गर्म पानी से बाल जल्दी सफेद भी हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं, उनकी जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं और उसके अलावा रूसी भी हो जाती है। तो इसको रूसी से बचने का घरेलू प्रयोग, फिर से सुहागे का नाम ले रहा हूं, इसको टंकण भी कहते हैं। सुहागे को पीस करके 1 चम्मच इसका पाउडर, सुहागा पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल, 3 चम्मच दही, इन चारों को मिला करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं। आपके बालों की रूसी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसको जड़ों में लगाने के बाद 1 घंटा इसको रखें। 1 घंटा रखने के बाद सुखाएं। 1 घंटा रखने के बाद आप बाल धो लें। फिर से बोल रहा हूं, 1 चम्मच टंकण भस्म यानी कि सुहागा पिसा हुआ, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल और 3 चम्मच दही। ये 4 पदार्थ होने चाहिए। सुहागा, नींबू का रस, नारियल का तेल और 3 चम्मच दही, ये चारों को मिला करके अपने बालों में लगाएंगे। आपकी रूसी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी होगी नहीं। फिर भी कभी हो तो एक बार फिर प्रयोग कर लेना। पूरे सीजन में आपके अधिकतम 2-3 प्रयोगों से सारा सीजन आप 4 महीने तक परेशान नहीं हो। ये रूसी का उपाय बताया घरेलू। सर्दियों में क्या क्या खाएं, एक दर्शक का प्रश्न आया था, क्या क्या खाएं क्या क्या पिए। मैंने आपको इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आहार विहार बता दिया, सब्जियां भी बता दी और भी बहुत सारी बातें बताई। तो आहार विहार के रूप में आपको उनको ध्यान रखना। सब्जियों में, फलों में भी आपको बताया था कि आंवला, सेब और जिसको हम संतरा कहते हैं वो खाएं। ये सर्दियों के फल हैं। इन सर्दियों के फलों में इसको भरपूर खाएं। मूली खाएं, गाजर खाएं, चुकंदर खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं चुकंदर। तो इस तरह से ये फलों के रूप में खा सकते हैं। संतरा इसमें बहुत अच्छा, सेब बहुत अच्छा होता है और ये फलों के रूप में यदि सेवन करेंगे। और एक आंवला कच्चा खाएं। कच्चे आंवले से बहुत लाभ होता है, बहुत अधिक लाभ होता है। आंवला रसायन में गिना गया है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है क्योंकि
मुख्य रूप से 5 प्रकार की औषधियां इस संसार में होती है। पहली होती है प्राण रक्षक, संजीवनी, विशल्यकरणी आदि आदि, जो रामायण काल में भी जिसका वर्णन और आयुर्वेद में भी वर्णन है। पहला है प्राण रक्षक, दूसरी है रोग नाशक, तीसरी है आरोग्यवर्धक, चौथी है शक्तिवर्धक या बलवर्धक, पांचवी है सौंदर्यवर्धक। फिर से जान रहे हैं, पहली है प्राण रक्षक, दूसरी है रोग नाशक, तीसरी है आरोग्यवर्धक, चौथी है जिसको हम कहते हैं शक्तिवर्धक या बलवर्धक, और पांचवी है जिसको हम कहते हैं सौंदर्यवर्धक। तो 5 प्रकार की औषधियां होती है, जिसमें रसायन चंद्र प्रभावटी को, जिसमें शिलाजीत गुगुल आदि होते हैं, और आंवला, इनको रसायन के रूप में गिना गया है। तो आपको चंद्र प्रभावटी को लेना चाहिए। एक चंद्र प्रभावटी औषधि आती है, वो हमारी हड्डियों के मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखती है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है, और हमारे शरीर में मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखती है, रक्त के परिसंचरण तंत्र को अच्छा रखती है, शरीर में वाइटल फोर्स को अच्छा बनाए रखती है, हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाती है, हमारी नसों को ताकत देती है। ये चंद्र प्रभावटी के विशेष लाभ होते हैं। और एक जिसको हम कहते हैं रसायन के रूप में आंवला, ऐसे रसायन और भी होते हैं, तो इस आंवले को भी रसायन कहा गया। ये हमारा रोग नाशक भी है, बस किस रोग में लेना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ये रोग नाशक भी है, ये आरोग्यवर्धक भी है, ये सौंदर्यवर्धक भी है, और ये शक्तिवर्धक भी है, इसीलिए इसको च्यवनप्राश में भी डाला जाता है। मेधा, महामेधा, एला, लघु एला, आंवला, केसर, इस प्रकार के बहुत सारे तत्व डाले जाते हैं, जिसको हम च्यवनप्राश कहते हैं। अष्टवर्गों को भी डाला जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सर्दी के निवारण के लिए आपको बताया था आधा ग्राम सुहागा 3 बार दिन में हम ले सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। पुरानी खांसी और कुकर खांसी यदि किसी को है, पुरानी खांसी और जुकाम का पहले बता देते हैं। बहुत ज्यादा खांसी है, जा नहीं रही, सूखी खांसी है अथवा कफ वाली है, खराश में कफ आ जाता है बार बार, तो क्या करें? उसके लिए 100 ग्राम बादाम ले लेंगे, और या फिर बड़ा प्रयोग बताए 250 ग्राम आप बादाम ले लेंगे, 100 ग्राम खसखस ले लेंगे, 20 ग्राम काली मिर्च ले लेंगे, और खांड, जिसको हम गुड़ पाउडर कहते हैं, वो खांड स्वाद के अनुसार ले लेंगे। इसको मिला करके रोज 1 चम्मच सुबह गैया माता के दूध से और रात को भी गैया माता के दूध से, यानी कि गाय के दूध से हमें लेना चाहिए। इससे कितनी ही पुरानी खांसी और जुकाम हो, आपकी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। 2 महीने इसको ले। और एक दर्शक का है प्रश्न कि कुकर खांसी काफी समय से हो रखी है, इसमें कई सारी दवाइयां कर ली, बिल्कुल लाभ नहीं है, तो हम कई सारे इलाज करके आयुर्वेद के भी परेशान हो चुके हैं, कृपया यौगिक उपचार बताएं। तो पहला तो मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा कि केले के पत्तों को थोड़ा जला करके उसकी राख का सेवन करें, निश्चित रूप से कुकर खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। उसमें राख में बहुत तत्व ऐसे होते हैं जो आपकी कुकर खांसी, जो कि पुराने से पुरानी आवाज करने वाली खांसी, जिसको कुकर खांसी कहते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। उसमें आपको शहद, थोड़ा सा शरद में यदि ले रहे हैं केले के पत्तों की राख को, तो शहद के साथ लें। अगर शरद की ऋतु में ले रहे हैं, शरद का मतलब होता है सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने शरद की ऋतु के कहे जाते हैं, लगभग यही महीने होते हैं। और यदि सर्दी में या गर्मी में ले रहे हैं, मान लीजिए गर्मी में ले रहे हैं, तो उसको हमें, जिसको हम शहद कहते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं। एक और हमारे भाई का प्रश्न है कि षड रसों के नाम बताएं, तो अम्ल, जिसको हम कहते हैं मधु, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। फिर बोल रहा हूं, मधु यानी मीठा, लवण यानी खट्टा, और जिसको अम्ल कहते हैं, अम्ल खट्टा होता है, लवण थोड़ा लवणीय यानी नमक प्रकार का होता है, नमक की तरह, और अम्ल यानी थोड़ा खट्टा होता है। तो मधु, अम्ल, लवण, और
फिर होता है कटु, कषाय और तिक्त। कटु का मतलब कड़वा, तिक्त यानी तीखा, कषाय यानी कसैला। ये 6 रस हुआ करते हैं। तो हमें इस सीजन में, जिसको हम अभी हमारी जो सीजन चल रही है, वो सीजन चल रही है हमारी शिशिर ऋतु। हेमंत के बाद शिशिर चलती है, तो शिशिर ऋतु हमारी चल रही है। तो शिशिर ऋतु में हमें मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए और स्निग्ध पदार्थ लेने चाहिए। स्निग्ध यानी चिकने पदार्थ लेने चाहिए। ल्यूब्रिकेशन बहुत चाहिए होता है सर्दियों में। लोग सुबह उठ करके सर्दी से ठिठुरते रहते हैं। क्यों परेशान हो? आप तेल को लो, तेल आपकी सर्दी को भगाएगा। तेल को लेकर के आप इस प्रकार से मालिश करें। आप पूरे शरीर में ऐसे मालिश करें, 2-5 मिनट लगेंगे और अच्छे ढंग से मालिश करें। और फिर आप व्यायाम कर लें अच्छे ढंग से, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आपको कितने कार्यक्रमों में बता दिया, ये सब करें। उसके अलावा आप लेट करके अभ्यास करने वाले भुजंग आसन का तेज अभ्यास करें। श्वास पूरा भर के ऊपर, श्वास बाहर नीचे। पचास बार कर लेंगे, आपको सर्दी लगेगी नहीं। और क्या करें? कमर आपकी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत दिक्कत कर रही है। एक प्रयोग करें, दोनों पैरों को ऐसे रख लें। सर्दी में आलस्य बहुत आता है, दोनों पैरों को ऐसे रख लें। श्वास बाहर करें, दोनों घुटनों को एक तरफ ले जाए, गर्दन दूसरी ओर ले जाए, श्वास बाहर बाहर। थोड़ी देर रोकें, कमर पर मन को टिका के रखें, रीढ़ की हड्डी पर मन को टिका के रखें। श्वास बढ़ते वापस आते, श्वास बाहर, फिर से दूसरी ओर, गर्दन दूसरी ओर, घुटने दूसरी ओर, श्वास बाहर। थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए वापस। इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी, 50 से 100 बार कर लो, आपकी कमर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कितना ही वर्षों और महीनों पुराना दर्द होगा आपका 2 से 4 दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और सर्दी भी खत्म हो जाएगी। और फिर पहला मालिश हमने किया, और फिर सूर्य नमस्कार किए, फिर हमने भुजंगासन का अभ्यास किया, फिर बैठे बैठे मर्कटासन को किया, और फिर लेट करके पीठ के बल लेट करके श्वास को बाहर, इसको हम कहते हैं नौकासन। इसका अभ्यास लगातार करते रहे ऐसे। श्वास बाहर छोड़ करके बनाएं और श्वास अंदर भरते हुए वापस छोड़ दें। सर्दियों में आपको जलनेति, सूत्रनेति आदि का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बाईं करवट से वापस उठ जाए। उसके अलावा फिर भी आपको और गर्मी चाहिए, इस प्रकार से गर्म होने वाले अभ्यास करें। और गर्मी पैदा करनी है, एक पाद वृत्तासन चलाएं, हाथों को थोड़ा दूर कर ले, हथेलियां जमीन से, ऐसे 20-20, 50-50 बार चला दोनों पैरों से, गोल गोल, बड़ा शून्य, बड़ा शून्य, और हथेलियां वापस पास में लाकर और इस प्रकार से चलाएं। ऐसे 20-20, 50-50 बार चलाएंगे, आपका पेट अच्छा गर्म हो जाएगा। जब पेट में गर्मी आ जाती है तो धीरे धीरे बाकी भी अंगों में गर्मी आने लगती है। इस प्रकार से कुछ योगाभ्यास आप प्रतिदिन किया करें। दंड लगाया करें, दंड लगाएंगे, देखें दंड लगाने की, श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा अंदर भरा, श्वास बाहर छोड़कर वापस आते, श्वास भरे, 2, 1, 2। इसको हम गति पूर्वक भी लगा सकते हैं। बीस से 50 बार हम लगाए, इससे आपकी सर्दी समाप्त हो जाएगी तुरंत। 5 से 10 मिनट में, आपको 5 मिनट में तो पसीना आने लगेगा तेज।
इस प्रकार से यदि हम करें प्रतिदिन, तो इस तरह से आप लोगों के जितने प्रश्न थे मैंने उनका उपाय किया। फिर भी अगला सप्ताह भी हमारा शिशिर ऋतु सर्दी के लिए योग का रहेगा और चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शकों ने इसमें भाग लिया, बहुत सारे दर्शकों के इसमें कमेंट आए, बहुत सारे दर्शकों के इस कार्यक्रम में भागीदारी रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की ओर से भी हमारी ओर से भी इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। अगली बार सर्दियों के लिए और बहुत सारी समस्याएं रहती है लोगों को। एक और दर्शक का भी प्रश्न आया था कि बोल्स पल्सी, फेशियल पैरालिसिस किसको कहते हैं, चेहरे का लकवा। चेहरे का लकवा हो जाए तो सर्दियों में कुछ ज्यादा होता है। इसके लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम करें। कान में इसके यहाँ से एक नर्व निकलती है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जब आपको एक तो पहला अभ्यास ये करना है, उसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। गर्म करके रोज लगाया करें, 5-7 बार रोज किया है। और उसके अलावा कर्ण रोगांतक प्राणायाम, पूरा श्वास भर लेना अंदर और आंख को बंद करके ऐसे पूरा धक्का लगाना है अंदर ही अंदर श्वास को। कानों की तरफ वायु का धक्का लगाएं और फिर छोड़ देंगे। हमारे योगी प्रकाश जी का कफ बहुत बढ़ा हुआ है, उस कफ को कम करने का उपाय बताएं। तो कफ कम करने का उपाय अभी अभी हमने बताया था। बादाम वाला प्रयोग था। 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम खसखस और 20 ग्राम काली मिर्च, स्वाद अनुसार खांड। इसको 1 चम्मच सुबह गाय के दूध के साथ, देशी गाय के दूध के साथ, और 1 चम्मच रात को। कफ सब बढ़ा हुआ सर्दियों में सामान्यतः वजन बढ़ जाता है, उसके लिए कौन सा योग बेहतर है? तो शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला है तो सूर्यांग प्राणायाम 15 बार करें, जो आज बताया। इसका कुंभक यानी रोकने की क्षमता बढ़ा दें, पहला। दूसरा, ये जितने भी आज बताया अभ्यास, इनको 50-50 बार कर सकते हैं, 5-5 मिनट लगते हैं। और यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जिसको हम कपाल भाती कहते हैं, तेज, और भस्त्रिका। आपके अंदर शक्ति है। आपके वीडियो देख करके विक्रम जी इंडिया ऑल स्पोर्ट्स से लिख रहे हैं, आपके वीडियो देखकर मैंने योग करना सीखा और आज मैंने योग की कक्षा सिखाने लगा हूं। बहुत बढ़िया। ये ऑल इंडिया स्पोर्ट्स क्लब से कहीं से है भाई हमारे कोई दर्शक। तो इस प्रकार से योग की क्रियाओं को करेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, लंग्स में जाएगा, अंदर गर्मी बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपकी सर्दी कम हो जाएगी, आपका वजन बढ़ेगा नहीं। कैलोरीज बर्न होती है और इतनी कैलोरीज बर्न होगी तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं। इसी अभ्यास में थोड़ा ऐसे घुटनों को रखें और एक घुटने को ऐसे लगाएं, गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर, ऐसे दूसरे घुटने को इधर लगाएं। इस प्रकार से भी 50-50 बार करेंगे। आपका पेट ऐसे घूमेगा, आपको पेट पर वजन एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा। ऐसे विपरीत दिशा में गर्दन, श्वास बाहर, ऐसे करें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपको रोज 1 घंटा देना पड़ेगा। यदि 1 घंटा रोज आप योगाभ्यास करेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। रूखी त्वचा की एक प्रॉब्लम और होती है, तो मलाई रोज अपने चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर में मालिश करें, आपकी त्वचा रूखी नहीं होगी। कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के कार्यक्रम को हम आप सभी दर्शकों को धन्यवाद अभिनंदन करते हुए, इसी प्रकार से इस कार्यक्रम की इस गरिमा को आप प्रत्येक सप्ताह जिस प्रकार से बनाए हुए, जिस प्रकार से दर्शक हर बार सराहना करते हैं इस कार्यक्रम की और आप लोग लाभ उठा रहे हैं, ये जानकर के हमें खुशी मिलती है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद और स्वामी न्यूज की इस टेक्निकल टीम, स्वामी न्यूज चैनल परिवार का सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।
सबको सादर नमस्ते ओम। स्वामी न्यूज की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट्स वेल हॉस्पिटल के पास वैशाली नगर अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स व ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। वाकई ये एक बहुत एक अनूठा प्रयोग है अजमेर के लिए, एक बहुत नया एडवेंचर है स्मार्ट सिटी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हर दृष्टि से इसका उपयोग है। पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ही, पर्यावरण की रक्षा तो इससे होती है, लेकिन उससे अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सब्जियाँ आज मार्केट से खाते हैं उनमें 100% सब्जियों में जो है कीटनाशक डाले जाते हैं और वो अल्टीमेटली हमको नुकसान करते हैं। अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह का प्लांट अजमेर में ये यूनिट लगी है तो अब इसका लोग उपयोग भी कर पाएंगे। ऐसा इस प्लांट को कहीं लगाया जाए तो उससे हम कितना कमा सकते हैं। तो मतलब न केवल ये डोमेस्टिक इसका उपयोग है बल्कि कमर्शियल उपयोग भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं वो यहाँ आसानी से उगाई जा सकती हैं। अच्छा, रहा सवाल जगह का, कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है। बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में आप एक छोटी सी दीवार खाली पड़ी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो न केवल शोभा भी देगा, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी है नहीं, मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं, पानी गिरता नहीं है, तो साफ़ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आके देखिए एक बार, टेस्ट करके देखिए। हमारे यहाँ की सब्जियाँ तैयार है, बिल्कुल बिकने के लिए भी तैयार है सारी। सामने पालक है, लेट्यूस है, अपना जुकीनी, पुदीना, ये सभी तैयार हो चुका है। और अपने सामने आए और उसी वक्त हाथों हाथ तोड़ के हम सब्जी देंगे सब जिसको भी चाहिए। अभी हमने पुलिस लाइन में 2-3 सेट लगाए हैं इसके, वहाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है। केगल में 2 सेट लगे हुए हैं, हमारे ब्यावर में हमने इंस्टॉल किया है, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। टमाटर लगाए हमने वहाँ पे, टमाटर और जुकीनी।